अभी तक हम जो सोशल साइंस है 8वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक के 2 पार्ट देख चुके हैं और उसमें मैंने कोशिश की है आपको समझाने की सारी चीज़ें, और आज हम उसी के साथ में कंटिन्यू आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये है आपके कौन सी तारीखें, यानी कि अभी हम तारीख या डेट्स के बारे में जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने अनुमान लगाया है और देखा है कि जो आगे जो हमें जो इतिहास के अंदर जो जानना होता है वो किस प्रकार से हम तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास, यानी जो तारीख होती है हम उसके जो तारीख होती है उसके आसपास की हम जब पढ़ते हैं तो हम उनको क्या करते हैं कि कहानी बनाकर उनको पढ़ने की या उनको याद करने की कोशिश करते हैं। हम उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्याय का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। तो हमने क्या किया है कि जो तारीख होती है वो वैसे महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब हम उन तारीखों के अंदर कुछ घटनाओं को जोड़ देते हैं तो जो घटनाएं जब उन तारीखों के साथ में, उन डेट्स के साथ में जुड़ जाती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमें कई क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जब हम उन तारीखों के साथ में कुछ घटनाओं को जोड़ देते हैं, इस वजह से वो तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसमें बताया गया कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है, और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। देखो, हमारे यहाँ पर जब 1600 ईस्वी के आसपास में अंग्रेज हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे और कोलकाता में जब ये आए थे, तो जब ये अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे तो 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पे आते हैं। जब ये आए तो इनमें से एक जो मुख्य इनका जो मेन लीडर होता था, जिसे हम कह सकते हैं कि इनका जो, जैसे हमारे थाने में थानेदार होता है, यानी पूरे थाने को चलाने वाला जो थानेदार होता है, उसी प्रकार से इनका एक गवर्नर था, यानी इनकी जो पद दिया गया था उसको गवर्नर पद कहते थे। और उस पद पर जो आया था वो व्यक्ति वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कहते हैं हमारे भारत में सबसे पहले जो पहला गवर्नर था तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इसमें कई बार क्वेश्चन में आया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए। इसको आप इंपोर्टेंट अंडरलाइन करके रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। और उसके बाद में देखो अलग अलग यानी आते हैं, और देखो ये सबसे पहले गवर्नर आया था। गवर्नर के बाद में यहाँ पर उसी गवर्नर के पद को बनाकर कर दिया था गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर आया, उसके बाद में गवर्नर जनरल आया, और गवर्नर जनरल के बाद में हमने उस पद को चेंज करके बना दिया लास्ट में वायसराय। मतलब एक व्यक्ति है जो पहले उस पद पे रहता है, उसके बाद में दूसरा उसी पद का दूसरा नाम रख दिया जाता है, उसके बाद में उसका पद का दूसरा नाम रख दिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रथम जो गवर्नर था वो प्रथम गवर्नर था वो तो कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जो लास्ट में जो हम कहते हैं कि अंतिम जो हमने पद बनाया है वायसराय का, अंतिम पद है वो है वायसराय। और उसके बाद में वायसराय जो बना था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि पहला तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके साथ में देखो बहुत सारे हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरलों की सूची देखने को मिलती है, यानी कौन कौन हमारे यहाँ पे आए थे। देखो मैं इसमें बता रखा है कि अलग अलग अध्यायों में हमने गवर्नर जनरलों लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इवरिन, ये बहुत सारे हैं। और इवरिन का तो ये भी है कि जब आप इतिहास में उसमें पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो तो गांधी इवरिन समझौता हुआ था, गांधी और इवरिन के मध्य में, तो ये गांधी इवरिन समझौता उस समय, तो वो उस समय पर यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो इवरिन थे। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कोई जब भी कोई गवर्नर जनरल आता है, मतलब कि जो अंग्रेज अधिकारी की तरफ से कोई आता है, तो उसके सामने हमारे यहाँ पर कुछ घटनाएं होती है, तो उनको हम इन गवर्नर जनरलों को जोड़कर एक दूसरे से हम लंबे समय तक याद रखते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। देखो जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ने हमारे भारत पर पूरे पे शासन कर लिया था, तो उस समय पर किसी न किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ पर आना पड़ता था, यानी कि शासन को संभालने या शासन की बागडोर को संभालने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ पर आना पड़ता था। तो ये जो गवर्नर है ये आ रहे हैं, इसके बाद में किसी दूसरे की पोस्टिंग हो रही है, फिर ये जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह के गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों को सारी तारीखों में महत्वपूर्ण इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर हम यह तय होता है कि ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर की कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास से अलग अलग अध्यायों में वैसे बन जाता है। और हमने ये देखा है कि जब हमारे यहाँ पर ये जो गवर्नर आए हैं तो ये धीरे धीरे अपना जीवन चक्र के अनुसार अपने यहाँ पर जीवन जीते हैं, और उसी के अनुसार धीरे धीरे अपने परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो क्या हम इसी के दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं?
गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों को गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। और जब ये हमारे यहाँ पर भारत में आए थे तो हमने इनकी गतिविधियों की ओर ध्यान दिया, इन्होंने हम में कुछ चेंज किया। इनको लगा कि यदि भारत के लोगों में कुछ चेंज करना चाहिए तो इन्होंने हमारे भारतीय लोगों को चेंज करने का प्रयास किया। इनकी जो सैनिक पद्धति थी उसमें भी हमें को एक तरह से व्यवस्थित रखने का काम किया था। तो हमें लगा कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आ गए तो कुछ हद तक हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ हद तक हमें नुकसान भी हुआ था। देखते हैं हम किस प्रकार से, जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो हमें उनको टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। देखो, हम जब कोई कहानी लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसको कई पार्टों में बांट देते हैं। जैसे अभी आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके ये पार्ट चल रहा है, आपके तीसरे नंबर का पार्ट चल रहा है, पार्ट यानी भाग नंबर 3। तो इसको मैंने आसान बनाने के लिए जैसे 3 भागों में इस वीडियो को बनाया है, या इस वीडियो में 3 भागों में बांटा है। उसी प्रकार से पहले हम क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ने के लिए हमने उसको सरल यानी कि हम अच्छे से समझ सकते हैं एक एक पार्ट को, उस हिसाब से हमने क्या किया है, इतिहास को भी हमने अपने अपने अनुसार उनको बांट कर पढ़ना प्रारंभ किया है। और टुकड़ों में हम क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमको यदि टुकड़ों में बांट देंगे तो हमको आसान हो जाएगा कि हम जो चीज़ें हैं उनको जल्दी से कवर कर सकते हैं, यानी कि हमें जो अच्छी लगेगी उस चीज़ को जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो इतिहास को हमको एक तरह से टुकड़ों में बांटना इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं उनको हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और जो कम चीज़ें दिखती हैं तो हम उनको ज़्यादा याद करने का प्रयास भी करते हैं और वो हमें जल्दी से याद भी हो जाती है। तो इस वजह से हम इतिहास को भी हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा इतिहास होता है उसी को हम 3 तरह से उसको बांट देते हैं, यानी कई खंडों में उसको बांट कर पढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम आसानी से हम समझ सकते हैं, ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसके आसानी को समझा जा सके और याद रखा जा सके। तो हमें बताया भी कि भाई हमें खंड में बांट कर क्यों पढ़ते हैं इतिहास को, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ते हैं खंड में बांट कर, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि इतिहास के यदि टुकड़े कर देंगे हम तो उसको कुछ ना कुछ, हर एक कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, टुकड़ों में, जैसे आपने कभी निबंध लिखा होगा तो उसको पैराग्राफ में लिखते हैं। आपकी किताब, जैसे अभी हम किताब पढ़ रहे हैं, इस किताब के अंदर भी आपने देखा है कि जो ग्राफ्स है उसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, अलग अलग पैराग्राफ में अंदर बनाया गया है। तो हर एक पैराग्राफ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्टीशन में बांट कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी की पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन में इर्द गिर्द मतलब होता है, उसके आसपास चलता रहता है, उनमें भारतीय की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती है, इनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए, जाहिर मतलब उसका मकसद है कि हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन स्थितियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो जब हम इतिहास को अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो जो कुछ डेट्स होती है वो उनको हमको याद करनी होती है, उनसे हम घटनाओं को जोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्रम चलता रहता है, हम हर एक को पार्ट में बांट कर पढ़ने का प्रयास करते हैं और उससे हम कुछ ना कुछ सीखने की बात करते हैं। अब जब बात आती है बांटने की भारत को, तो हम नॉर्मली यदि देखा जाए तो भारत को हमने, यानी भारत के इतिहास को हम 3 कालखंडों के अनुसार पढ़ते हैं। यानी कि जब हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं तो उसको हम 3 कालखंड में देखते हैं कि भाई जो इतिहास है उसको अलग अलग भागों में बांटा रखा है। जैसे हम यदि नॉर्मली बात करें तो इतिहास को हम 3 तरह से पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल मतलब जो पहले, बहुत प्राचीन, जो पहले घटना हो चुकी है। उसके बाद में आता है मध्यकाल, उसके बाद में आता है आधुनिक काल। तो हम भारतीय इतिहास के अनुसार, यानी भारत को हम कालखंडों में कैसे बांटते हैं, तो 3 कालखंडों में बांट देते हैं, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम बात करते हैं कि हम अवधियां कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति है, देखो इसमें 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। देखो, एक व्यक्ति है जो आपकी जो महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप, उस 7 महाद्वीप में से यूरोप महाद्वीप है। उस यूरोप महाद्वीप में एक जगह पड़ती है और उस देश जगह है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, एक देश है। उस स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। और जेम्स मिल 1817 में एक बहुत अच्छा दार्शनिक किताब लिखता है और अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी था। इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता था और इसको ज़्यादातर पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो जब ये जेम्स मिल 1817 में एक किताब लिखता है और किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इसको यदि हिंदी ट्रांसलेट करें तो हिंदी में इसका हो जाएगा, इसका मतलब कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो 1817 में किताब लिखता है ब्रिटिश भारत का इतिहास, और इस किताब को वो 3 कालखंडों में बांट देता है। और वो जब हमारे यहाँ भारत में आता है, तो भारत में जब आया था तो उसने इस किताब को लिखा और उसने देखा कि उसने हमसे अलग, यानी भारत का जो कालखंड हम टुकड़ों में बांट के पढ़ते तो टुकड़ों में उसने बांटा, लेकिन इसने क्या किया कि इसने कहा कि हमारे भारत में पहले यहाँ पे राज्य किया करते थे, वो राजा महाराजा किया करते थे। तो उस समय पर जो राज करते थे
उस समय पर याद करते तो उस समय पर उन्होंने कहा कि ये 3 तरह से थे। तो उसमें आगे देख के रखा है कि एक किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बाँटा था। उसमें 3 कालखंड में बाँटा, कौन-कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भारत में पहले हिंदू राज करते थे, उसके बाद में मुसलमानों ने राज किया और उसके बाद में हम ब्रिटिश लोग यानी कि हम लोग या राज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने 3 खंड देखे केवल कि भाई पहले राजा महाराजाओं ने किया तो उस समय पर हिंदू राजाओं ने किया था, उसके बाद में मुस्लिम राजाओं ने किया और उसके बाद में किन्होंने किया है, तो हम यहाँ राज्य कर रहे हैं। तो वो किताब लिखता है और उस किताब के अंदर वो बताता है कि इसको भारत को हम 3 यानी भारत के इतिहास को हम 3 कालखंडों के अनुसार पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना आप कि 1817 में एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री जेम्स मिल है जिसके द्वारा किताब लिखी है। किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश भारत का इतिहास, और उसमें 3 कालखंडों में बांटता है। 3 कालखंड आपके इसमें दे रखे हैं, अंडरलाइन कर लेना आप इनको। कालखंडों में से धारणा को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपके भारतीय इतिहास को समझने में इस तरह की कोई समस्याएं दिखाई देती है? देखो, जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं, तो इतिहास हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम टुकड़ों के रूप में पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाती है और वो लंबे समय तक याद भी रहती है। कुछ ना कुछ हम एक एक टुकड़ों से हमें उसको जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? देखो, एक क्वेश्चन है इसमें कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंड में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमें हर एक कालखंड से हमें वहाँ की एक जानकारी, हम कह सकते हैं कि उस जो कालखंड है उस कालखंड से हमें वहाँ की एक विशेष प्रकार की उस क्राइटेरिया यानी उस क्षेत्र का उस जानकारी प्राप्त होती है। इस वजह से हम कालखंड में भी बांट कर पढ़ते हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह है, जब हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलाव को क्या महत्व होता है, और ये मुख्य रूप से हमें ये भी बताते हैं कि अभी का टाइम में और जो अभी जिस टाइम में हम कालखंड में बांटते तो अभी के टाइम में और बाद के टाइम में कितना अंतर आया है, उन चीज़ों को भी देखने के लिए हमें क्या करते हैं, इतिहास को कालखंडों में बांट कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो, एक व्यक्ति है वो अभी जो हमने पढ़ा था जेम्स मिल, तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, और जब वो जेम्स मिल आया तो जेम्स मिल ने देखा कि भारत के लोग है ना पढ़े लिखे नहीं है। तो जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल ने कहा कि भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं है तो इनको कुछ ना कुछ सभ्य बनाना चाहिए, यानी असभ्य लोग हैं भारत के लोग, क्योंकि उसने देखा कि जो प्राचीन तरीके से खेती करते हैं उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान भी नहीं है, पढ़ने लिखने का किसी प्रकार का उनको शिक्षा नहीं है, एजुकेशन में पीछे है। तो उन्होंने आता है और वो कहता है कि भाई ये जो भारतीय लोग हैं हमारे जो यूरोप महाद्वीप है उससे बहुत पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि वे भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू, मुसलमान और तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत का सभ्यता की ओर राह ले जा सकता है था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारतीय यूरोप शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। तो उसके बाद में जब जेम्स मिल था, जेम्स मिल ने सोचा कि भारत के लोग इतने सभ्य तो है नहीं, तो इनको कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमारे भारत पर शासन कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि अब हमारा भारत है ये, मतलब जिस पर अधिकार है वो तो उनका ही हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए, इनको पढ़ा लिखा या उनको अच्छे से शिक्षा दी जाए, इनके लिए शिष्टाचार, कला संस्थान, इनकी आदि स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों की स्थापना की जाए। तो मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना है। और मिल ने अपने आप में कहता है कि ये जो यूरोप में से जो हम आए हैं तो हम क्या करना चाहिए, हमें एक पे नहीं पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, और ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके। देखो, अपने आप में मिल क्या सोच रहा है, मिल ये सोच रहा है कि भारत के लोगों को पूरे क्षेत्र पर कब्जा करो और यहाँ के जितने भी सब लोग हैं जो जानते नहीं है उन सभी को पढ़ाओ लिखाओ और यहाँ पर उनको सुख जीवन प्रदान करो। तो उसका मानना अच्छा था। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है, भारत है, ये भारत हमारे सहयोग के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमें भारत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये जेम्स मिल कह रहा है, बहुत अच्छा विचारधारा रखता है भारत के लिए। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेज शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? देखो, जब हम ऐसा उस व्यक्ति ने कहा जेम्स मिल ने, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में जेम्स मिल हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या उसकी विचारधारा हमारे लिए अच्छी थी? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? और हम देखते हैं कि जैसे जेम्स मिल ने कहा था ब्रिटिश भारत के इतिहास वाली किताब के अंदर कि यहाँ पर 3 कालखंड थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो इतिहास में हिंदू और मुस्लिम दो दौर का वो चला होगा? कई सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते। किसी युग को केवल उस समय तक के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह करना चाहिए
चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। देखो जो धर्म के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने इसमें कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर यदि आप बटे हुए थे, तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे भारत में पहले भी हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश या फिर धार्मिक आधार पर हम भेदभाव किया करते थे? तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है कि धीरे धीरे हमारी सोच और विचारधारा के अनुसार हमने धीरे धीरे हमारे धर्म के आधार पर भेदभाव भी करना स्टार्ट कर दिया। और आज ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हम छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे के बीच में भी भेदभाव करते हैं, गरीब अमीर का भेदभाव करते हैं। कार्ल मार्क्स है, आपको पता हो तो ऐसे यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन कार्ल मार्क्स में बुर्जुआ गरीब और सरबराह वर्ग की परिभाषा भी देता है कार्ल मार्क्स। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक द्रव्यता है, ये सारी चीजें पहले से देखने को मिल जाती है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर, देखो मैंने जैसे कहा था कि अंग्रेजों ने तो अलग दिया था, लेकिन हम इसको अलग पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन को भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने से यह समझ में भी पश्चिम में आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। और हमने देखा है कि जो लोकतंत्र है वो हमारा प्राचीन सभ्यता है, उसको देखकर उन्हें माना जाता है। उन्होंने के लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन के लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, नहीं भी आर्थिक विकास की प्रगति का और दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसे औपनिवेशिक युग मानते थे। देखो एक शब्द आया औपनिवेशिक युग, कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था, और भारत पर अधिकार किसी क्षेत्र पर करने के साथ साथ में उसने पूरे क्षेत्र पर साथ साथ में जो राजा थे उन राजाओं के भी क्षेत्रों में जाकर उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिक मामलों में जाकर उन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज एक तरह से शक्तिशाली है, और शक्तिशाली क्यों नहीं, क्यों उन्होंने भारत पे पूरे अधिकार किया। उन्होंने अधिकार, देखो अंग्रेजों के यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अंग्रेज थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे हमारे यहाँ पर, और जबकि उनसे ज़्यादा हमारे भारतीय लोग थे, लेकिन उन्होंने तब भी हम पे अधिकार कर लिया था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काम नहीं करती है, जनसंख्या काम नहीं करेगी यहाँ पर करता है काम दिमाग। तो उनके पास में शिक्षित लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, इस वजह से वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, यानी हम कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप के शिक्षित लोगों ने हमारे भारतीय पूरे उपमहाद्वीप पर पूरे पर अधिकार कर लिया था। तो ये है। अब इसमें एक शब्द आया औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र होता है या कोई देश होता है शक्तिशाली, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके द्वारा किसी कमजोर व्यक्ति पर या किसी कमजोर राष्ट्र या देश पर जब अधिकार कर लिया जाता है, उस पर पॉलिटिक्स या राजनीतिक मामले या सामाजिक मामलों पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? औपनिवेशिक युग। मतलब वो लंबे समय तक चलता रहता है वो युग, जो जिसके अंदर उनको काम करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों को हमारे देश में जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। देखो हम इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर किस प्रकार से पूरे भारत पर क्या किया है, अधिकार किया, अर्थव्यवस्था पर, पैसे ऊपर, यहाँ से इनकम होने वाली, उनको टैक्स कैसे बढ़ाया, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूले थे। राजस्व मतलब यहाँ से टैक्स कैसे लिया था उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण इन बदलाव आए। आप भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके से क्या बदलाव आए। और हम इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हम पे किसानों पर अधिक जोर दिया और कहा कि आपको इस प्रकार की खेती करनी है। मतलब उन्होंने जो खेती के लिए बताया था, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की खेती की थी। तो अंग्रेजों ने बताया था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर खेती करनी है, और उन्होंने ज़्यादातर किसानों को जोर दिया था, तो उन पर ज़बरदस्ती काम करवाया गया था। अब यहाँ से अंडरलाइन करना, आप जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो जब किसी देश के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तरीके से यदि परिवर्तन आ जाता है, मतलब उस पर अधिकार हो जाता है, यानी राजनीतिक यानी उसके पॉलिटिकल मामले देखने हैं, तो वो यदि कोई दूसरा देश करने लग जाता है तो समझ लेना कि वो औपनिवेशीकरण युद्ध है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि जो सारे वर्ग, समूह और बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम इन किताबों को हमारे यानी अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है। और हम इस तरह से यदि हम इनको जानना है तो हम क्या करते हैं, हम एक तरह से हम पूरी जो हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक युग है इसको हम क्या करते हैं, अलग तरह से इसको बांट कर पढ़ने का प्रयास करते हैं।